अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 चल रहा है और टॉपिक है हमारे पास थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छे समझ आ रहे हों। अगर अच्छे समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल पे न्यू हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम इनकरेज होते हैं कि आपके लिए मज़ीद इसी तरह का कंटेंट तैयार किया जाए। अब यहाँ पर है हमारे पास थ्योरी। साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे देन नॉन साइंटिस्ट। अब यहाँ पर थ्योरी का जो वर्ड है साइंटिस्ट जो है बहुत ही डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं उन लोगों की निस्बत जो कि साइंटिस्ट नहीं है। व्हेन मैनी पीपल से आई हैव अ थ्योरी दे रियली मीन आई हैव अ गेस। जब आम बंदा जब थ्योरी की बात करता है कि आई हैव अ थ्योरी, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक गेस है, ठीक है। बट scientific theories on the other hand are well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena। अब scientific theory जो होती है वो एक well tested होती है, highly reliable scientific explanation होती है किसी भी natural phenomena की। They unify many repeated observation and data collected from lots of experiments, from example theory of evolution। अब scientific theory जैसे कि हमने पढ़ा कि किसी भी नॉन साइंटिस्ट के लिए थ्योरी का वर्ड डिफरेंट है और एक साइंटिस्ट के लिए जो थ्योरी का मतलब है वो डिफरेंट है। साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस होती हैं, उसके पीछे एक एविडेंस मौजूद होता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है और साथ ही कोई भी थ्योरी जब बनती है उसके लिए बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद एक साइंटिफिक थ्योरी बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उस ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऑब्जर्वेशन की गई और इसके बाद एक थ्योरी बनी, ठीक है। लॉ एंड प्रिंसिपल। A scientific law is a uniform or constant fact of nature. It is virtually an irrefutable theory. Biology is short in laws due to puzzling nature of life। अब साइंटिफिक लॉ जो हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होते हैं और साथ ही बायोलॉजी जो है उनमें जो लॉज की जो है वो काफ़ी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि लाइफ जो है वो उसका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा पजलिंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो बायोलॉजी के जो लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। For data organization, you will prepare a table or graph of the data. Don't throw out data points you think are bad or that don't support your predictions. Some of the most incredible discoveries in science were made because the data looked wrong. Once you have recorded the data, you may need to perform a mathematical analysis to support or refuse your hypothesis. अब जैसा कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके बाद जो डाटा आया था उस डाटा को यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उस डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज या फिर डाटा को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। रिज़ल्ट के बाद जो कंक्लूजन होता है वहाँ पर। अब कोई भी ऐसा डाटा आप ऐसा समझें कि ये गलत है या इसकी ज़रूरत नहीं है या ये हमारी प्रेडिक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसे फेंकना नहीं चाहिए। एक गलत डाटा देखने की वजह से काफ़ी सारी ऐसी डिस्कवरीज भी हैं जो कि बनी। अब एक बार जब आपने डाटा रिकॉर्ड कर लिया है फिर आपने उसके ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल एनालिसिस करने होते हैं और फिर उससे पता चलता है कि ये आपका जो हाइपोथेसिस है यानी कि जो आपका गैस है उसको रिफ्यूज़ करता है या फिर उसे एक्सेप्ट करता है। अब जैसा कि यहाँ पर एक बार चार्ट है, अ बार चार्ट शोइंग द ट्रेंड ऑफ मलेरिया केसेस रिपोर्टेड इन सिंध 2016 to 17। अब यहाँ पर ये बार चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंथ्स हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। यहाँ पर मंथ्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जो है पेशेंट्स है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ मलेरिया पेशेंट्स। अब पहले है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 एंड 7000, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस मंथ में कितने पेशेंट्स हुए। सो फेब में हुए 1500, देन हुए आई थिंक 1200 या 1100, इसके बाद है यहाँ पर 1000 से नीचे हैं, डेट मीन्स 900 होगा। इसके बाद यहाँ पर 2000 के करीब है तो 17 और 1800, इसके बाद यहाँ पर 2000 से ऊपर हैं, फिर है 2000 से, फिर यहाँ पर भी 3000 के करीब हैं। देन सितंबर में जो है वो 5000 से ऊपर चले गए, फिर अक्टूबर में जो है वो 6000 पे चले गए, इसी तरह नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चार्ट के ज़रिए से इस डाटा को रिप्रेजेंट किया गया। जिस तरह से अगर आप आजकल कोरोना वायरस के हवाले से देखें तो कोरोना वायरस का भी जो आदाद शुमार है वो इसी तरह से किया जाता है
कि आज के दिन में कितने केसेस आए, पिछले मंथ में कितने केसेस आए थे, इस तरह, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर पाई चार्ट है जो कि शो कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीज इन पाकिस्तान, ठीक है। अ पाई चार्ट इज शोइंग इन्फेक्शियस डिजीज इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि 16% जो है वो मलेरिया पेशेंट है, 15% जो है वो डायरिया पेशेंट है, 8% है डिसेंट्री पेशेंट, 7% स्कैबीज, 3% अदर इन्फेक्शन है एंड 51% जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, ARI। तो ये जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं जिनके ज़रिए डाटा शो किया जाता है। इन डाटा एनालिसिस, जब भी डाटा एनालिसिस किया जाता है, द स्टैटिस्टिकल मेथड रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर अप्लाइड। तो जब भी किसी भी डाटा को एनालाइज किया जाता है तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है जो कि होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो जो है इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ एक्सप्रेस इज अ क्वोशंट फर्स्ट सेकेंड। एग्जाम्पल, अ फ्लावर हैज़ 2 sepals and 12 petals. The ratio of sepals to petal is 4:12, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो को शो किया जाता है। दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1:3, यानी कि इसे मज़ीद जो है वो सॉल्व किया जाए तो, ठीक है, यानी 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12, तो जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:3 का। A proportion is an equation stating that two ratios are equal. Example, जैसा कि हमारे पास ऊपर था 4 sepals and 12 petals, तो 4:12, अब ये इक्वल किसके है, 1:3 के, ठीक है। तो जब दो इक्वल रेशो हों तो उसको इस तरह से जब शो किया जाए तो वो कहलाता है प्रोपोर्शन। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।